स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। आज के इस वीडियो में बात करेंगे साउथ एशिया कोवर्ट वॉरफेयर के सबसे मिस्टीरियस केस के बारे में। ये केस है कि आखिर कैसे पाकिस्तान आर्मी का और ISI का एसोसिएट लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब ज़ाहिर नेपाल से अचानक साल 2017 में गायब हो जाता है। तो आखिर ये केस पूरा क्या था, इसके बारे में आज बात करेंगे और आपको सारी जानकारी इसके बारे में मिलेगी यहाँ पे। इस केस से रिलेटेड कई सारे सवाल उस समय भी खड़े हुए, आज भी खड़े होते हैं। सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं क्योंकि बताया ये जाता है रिपोर्ट्स में कि कुलभूषण जाधव की जो किडनैपिंग हुई थी ईरान से, उस किडनैपिंग में ISI टीम का हिस्सा था लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब ज़ाहिर। तो इस वजह से ये जो पूरा केस था ये बहुत ज़्यादा उस समय पर चर्चा में भी रहा। साल 2017 में कई सारी न्यूज़ में दोनों स्पाई एजेंसीज जो हैं RANW और ISI, दोनों के बीच में एक डिबेट जो थी वो भी इस केस के ऊपर चलती है लगातार। क्यों आखिर यहाँ पे RANW का रॉ का इन्वॉल्वमेंट बताया जाता है, ये बात दिखाई जाती है पाकिस्तान के द्वारा, ये भी आपको बताएंगे। आखिर कैसे ये वही टाइम पीरियड था जब पाकिस्तान प्लानिंग कर रहा था कुलभूषण जाधव को डेथ सेंटेंस देने की, और उसी समय पर 2017 में लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब ज़ाहिर नेपाल से गायब हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज आपको पता चलने वाली है वीडियो में। कमेंट बॉक्स को जय हिंद से भर दीजिएगा, सारी डिटेल जानकारी आपको मिलने वाली है। शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखिएगा। वहाँ पे आपको जो भी कोर्सेज हैं स्टडी IQ के, आप भली भांति जानते हैं कि किन कोर्सेज की आपको आवश्यकता है, ज़रूरत है, वो सब आपको अवेलेबल है। अपना कोर्स परचेज कीजिए और बड़ा डिस्काउंट एक पाने के लिए आप VJ लाइव कोड लगा सकते हैं। VJ लाइव, ये कोड आप लगाएंगे, डिस्काउंट पाएंगे, अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद। अब शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो शुरुआत होती है साल 2014 से। पाकिस्तान आर्मी का लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हबीब ज़ाहिर आर्टिलरी ऑफिसर हुआ करता था पाकिस्तान आर्मी में, लेकिन ये जो साल आया 2014, उसका रिटायरमेंट हो जाता है। अब रिटायरमेंट के बाद रिपोर्ट जो बताती हैं वो ये हैं कि ISI के लिए, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए, लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब ज़ाहिर कोवर्ट ऑपरेशंस करने लगता है, ISI में शामिल हो जाता है रिटायरमेंट लेके पाकिस्तान आर्मी से। और खासकर इसके जो एरियाज होते थे ISI के साथ में, जो मल्टीपल स्टेट्स इसने किए हैं, मेनली एरियाज होते थे बलूचिस्तान रीजन के। पाकिस्तान ईरान का, पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है, उस रीजन में, उस एरिया में ये अपने सारे जो खुफिया काम थे ये सारी चीज़ें करता था। फ्रंटियर कॉर्प्स ऑफ बलूचिस्तान जो है उसके साथ में भी ये काम करता था। इस बीच में इसका मेन काम था अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाना खुफिया एजेंसी के लिए पाकिस्तान की। साथ ही साथ एजेंट्स जो हैं, ISI के जो एजेंट हैं, उनको हैंडल करना, उनकी हैंडलिंग करना। ये सारा समय लगातार निकलता है जब कर्नल हबीब ज़ाहिर यही सारे काम ISI के लिए करता रहता है। अच्छा, इस बीच में पाकिस्तान की सरकार ने क्या किया था कि रिटायरमेंट जो हुआ है लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब ज़ाहिर का, तो इसके लिए कवर बनाना भी ज़रूरी था, जिससे किसी को पता ना चले कि आखिर रिटायरमेंट के बाद कर्नल साहब कर क्या रहे हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान की ISI ने एक कवर बनाया, और ये बताते हुए एक कवर बनाया गया था पब्लिक में कि रिटायरमेंट के बाद फैसलाबाद के रफसान मिल्स में, एक कंपनी है रफसान मिल, वहाँ पे लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब ज़ाहिर जो है वो काम कर रहा है। इस कंपनी में वो प्राइवेट जॉब करने लगा है। ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। खैर, एक साल करीबन यहाँ से निकला, साल 2015 आता है। 2015 में एक ऐसा इंटेल मिला पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को, जो कि गलत था, लेकिन इसके बावजूद ISI ने उस पर काम करना शुरू कर दिया। ये हिंट मिलता है कि इन लोगों को पता चला, पाकिस्तान के ISI को, कि ईरान में एक कुलभूषण जाधव नाम का एक शख्स है, यानी कि हुसैन मुबारक पटेल नाम का एक शख्स है, जो कि पासपोर्ट क्योंकि हुसैन मुबारक पटेल का था। असल में इनको इंटेल मिला कुलभूषण जाधव के बारे में। यहाँ 2015 में ISI ने कुलभूषण जाधव के ऊपर ईरान में नज़र रखनी शुरू कर दी कि एक भारतीय बिजनेसमैन है जो कि यहाँ पे काम कर रहा है। और नज़र इस तरह से रखी गई कि ISI की एक पूरी टीम थी जो कि जाधव के जो फ़ोन कॉल्स थे उनको इंटरसेप्ट किया करती थी। उस इंटरसेप्ट में जो टीम थी पाकिस्तान ISI की, उन्होंने जाधव की और उनकी फैमिली के बीच में बातचीत सुनी, और तब इन लोगों को शक हुआ कि ये जो शख्स है हुसैन मुबारक पटेल के नाम से यहाँ पे रह रहा है, लेकिन मराठी बहुत फ्लुएंटली बोलता है, जब भी बात करता है, कन्वर्सेशन करता है अपनी फैमिली के साथ। तो यहाँ से शक होता गया ISI को। उसके बाद ट्रैप करने का प्लान किया गया कुलभूषण जाधव को, और ये साल करीबन बताया जाता है 2016 आ चुका था। इस समय तक, कुछ महीने तक इन लोगों ने ट्रैक किया कुलभूषण जाधव को, और उसके बाद एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी का लालच देके कुलभूषण जाधव को ईरान के अंदर जो सरावन एरिया है, सरावन में बिजनेस अपॉर्चुनिटी का लालच देके पाकिस्तान बॉर्डर के पास बुलाया जाता है। और वहाँ पे बुलाने के बाद एक सलाफिस्ट जिहादिस्ट ग्रुप है, जो सलाफी जिहादिस्ट ग्रुप है, जैश उल अदल के कमांडर मुल्ला उमर ईरानी की मदद से ISI की एक टीम किडनैप कर लेती है कुलभूषण जाधव को यहाँ से।
बताया ये जाता है रिपोर्ट्स में कि जो टीम आईएसआई की थी जिसने किडनैप किया था जैश उल-अदल की मदद से कुलभूषण जाधव को, उस टीम के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक लीड रोल में हिस्सा था और वो शख्स था लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब जाहिर। वही लेफ्टिनेंट कर्नल जो कि महज 2 साल पहले ही रिटायर हुआ था पाकिस्तान की आर्मी से और अब सीक्रेटली आईएसआई के साथ काम कर रहा था। खैर ये सब चीज़ें जब चर्चा में आई सामने, उस समय पर रिपोर्ट में भी छपा 2016 में जब कुलभूषण जाधव को अरेस्ट किया, किडनैप किया गया था। तो यहाँ पे पाकिस्तान की आईएसआई ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने साफ इससे अपनी मीडिया ब्रीफिंग्स में इनकार कर दिया कि नहीं, लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब जाहिर जो है उनका कोई इसमें लेना देना नहीं है, कोई नाम उनका सामने इस तरह से नहीं आता है क्योंकि वो रफसान मिल फैसलाबाद में काम कर रहे हैं, वो अब एक प्राइवेट जॉब में है। तो खैर ये पाकिस्तान यहाँ पे झूठ बोल रहा था, लेकिन दुनिया के सामने ये हकीकत आ चुकी थी और ये शख्स जो था जिसने कुलभूषण जाधव को किडनैप किया था उसका नाम सामने आ चुका था, लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब जाहिर। तो अब यहाँ से करीबन 9 से 10 महीने निकलते हैं, साल 2017 आ जाता है। आप सभी ये जानते हैं उस समय पर, अगर आपने खबरों में देखा हो, इस बीच में लगातार पाकिस्तान ने भारत के ऊपर कई सारे आरोप लगाए कुलभूषण जाधव को लेकर। ये कहा कि वो RANW के रिसर्च एनालिसिस विंग के रॉ के एजेंट थे जो कि ईरान से लगातार पाकिस्तान में जो एक्टिविटीज़ थी उनको कोऑर्डिनेट कर रहे थे, ऑपरेट कर रहे थे। उज़ैर बलोच के साथ कनेक्शन बता दिया कुलभूषण जाधव का। ये सारी चीज़ें लगातार पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे भी कर रहा था, एक तरह से रॉ के ऊपर आरोप लगा रहा था, भारत के ऊपर आरोप लगा रहा था और एस्पेनाज चार्जेस की वजह से ये सारी चीज़ों के चलते एक सीक्रेट ट्रायल पाकिस्तान ने चलाई, डेथ सेंटेंस तक दे दी यहाँ पे कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान के अंदर। इस चीज़ की एक तरह से यहाँ पे प्लानिंग जो थी वो पाकिस्तान ने शुरू कर दी थी और ये टाइम बताया जाता है फरवरी और मार्च 2017 का, जब ये प्लानिंग लगातार पाकिस्तान ने करनी शुरू कर दी कि डेथ सेंटेंस जो है वो सजाए मौत दी जाए कुलभूषण जाधव को। ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही थी, लेकिन अब यहीं से असली कहानी शुरू होती है। 2 थ्योरीज हैं, 2 तरह की थ्योरी सामने आती है और पहली थ्योरी आपको बताते हैं पाकिस्तान की जो फॉरेन अफेयर्स ऑफिस है, तो फॉरेन ऑफिस जो पाकिस्तान का है, उसका कहना ये है इस पूरे केस पर जो अब यहाँ से शुरू हुआ, उसका कहना है कि जब ये सब चीज़ें चल रही थी तो इसके दौरान ही करीबन लेट 2016 और अर्ली 2017 में लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब जाहिर जो कि रिटायर्ड था पाकिस्तान आर्मी का, वो प्राइवेट जॉब की सर्च कर रहा था और उस जॉब की सर्च में ही उसने अपना CV लिंक्डइन पर अपलोड किया। लिंक्डइन के साथ साथ वो यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट पर एक जॉब पोर्टल पर भी अपना CV अपलोड करता है और उसने यहाँ पे लिखा हुआ था उसमें कि वो UN के साथ काम करने के लिए ओपन टू वर्क है, तो वो यहाँ पे एक प्राइवेट जॉब करना चाहता था। बताया जाता है कि मार्च 2017 के आसपास की बात है जब एक ईमेल रिसीव होता है, एक ईमेल आता है लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब जाहिर के पास, और ये जो हम आपको बता रहे हैं ये पाकिस्तान का नैरेटिव है, जो पाकिस्तान ने नैरेटिव सेट किया है। तो पाकिस्तान का कहना है कि एक रिसीव हुआ ईमेल, एक टेलीफोन कॉल आया लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब जाहिर के पास। बताया ये गया उस कॉल पे कि वो कॉल जो है वो UK से है, लंदन से वो कॉल किया गया है मार्च 2017 में, और वहाँ उस कॉल पर एक मार्क थॉम्सन नाम के शख्स ने लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब जाहिर से बात करना शुरू की। दरअसल ये जो जॉब थी वो मार्क थॉम्सन ही देने वाला था लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब जाहिर को, और यहाँ पे उसकी कंपनी थी स्ट्रैटेजिक सॉल्यूशन कंसल्टेंसी, एक UK बेस्ड फर्म। तो ये बताया गया जाहिर को कि भाई आपको इस कंपनी में काम दिया जा रहा है, प्रॉपर उसका इंटरव्यू किया गया टेलीफोन के ऊपर ही, और उसके बाद में उसको एक पोस्ट दी गई जो कि इस फर्म ने बताया कि हमारी एक पोस्ट है जो एक बहुत प्रेस्टिजियस बड़ी पोस्ट है, जोनल डायरेक्टर का हम आपको पद देना चाहते हैं। सैलरी आपकी होगी $8,500 पर मंथ। आप सोचिए अगर आज की डेट में देखा जाए तो 7,90,000 महीने की सैलरी, और अगर 2016-17 के आंकड़ों से देखा जाए तो करीबन 6.5 लाख के तो ऊपर प्रति महीना सैलरी होती है। तो ये कितनी बड़ी सैलरी जो थी ये देने का निर्णय लिया जाता है। ये बताया जाता है हबीब जाहिर को कि आपको इतनी बड़ी एक सैलरी देंगे, जोनल डायरेक्टर की पोजीशन देंगे, लेकिन ये पोजीशन जो होगी वो नेपाल में होगी। तो ये उसको कहा गया कि नेपाल में ये पोजीशन होने वाली है, सैलरी अब काफ़ी अच्छी थी, तो हबीब जाहिर जो था उसको भी लालच आया यहाँ पे। लेकिन उससे कहा गया मार्क थॉम्सन के द्वारा, जिस शख्स से उसकी बात हो रही थी फ़ोन पे, उससे कहा गया कि लेकिन आपकी फाइनल जॉब से पहले हम आपसे मिलना चाहते हैं, जिससे कि एक जो टच है, एक जो आप किस तरह से काम करेंगे, आपका व्यक्तित्व कैसा है, ये सब हम जान सकें। तो इसकी वजह से लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब जाहिर को मार्क थॉम्सन के द्वारा नेपाल में इन्वाइट किया जाता है कि आपको एक इन पर्सन इंटरव्यू के लिए नेपाल आना पड़ेगा, और आपके आने की जो डेट है वो 6 अप्रैल 2017 होगी। ये सारी चीज़ें अब तक सॉर्ट हो चुकी थी। यहाँ पे इस बीच ये भी सामने आता है पाकिस्तान की तरफ से कि जो आने का टिकट था, बिजनेस क्लास का टिकट पाकिस्तान से ओमान और फिर ओमान से नेपाल काठमांडू, ये जो टिकट थे वो थॉम्सन के द्वारा ईमेल के जरिए हबीब जाहिर को भेज दिए गए। यहाँ पे अब रिटायर लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब जाहिर, पाकिस्तान का ये कहना है कि बिना किसी NOC के, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के, वो ट्रैवल इस तरह से कर नहीं सकता था अब्रॉड।
तो इस वजह से उसने यहाँ पे ये रीज़न दिया था सरकार को पाकिस्तान की कि वो उसने ये जो एनओसी के लिए अप्लाई किया है वो इसलिए किया है क्योंकि वो उम्रा के लिए मक्का जाना चाहता है। तो एक इस तरह का उसने रीज़न दिया जिससे कि ये जो प्रोसेस है वो स्पीड अप भी हो जाए और साथ ही साथ उसका जो काम है वो भी हो जाए, नेपाल में उसको जाना है। तो ये पाकिस्तान का नैरेटिव है। अब आप सुनिए एक दूसरी स्टोरी, एक दूसरा नैरेटिव जो यहाँ पे थ्योरी सामने आती है। दूसरी थ्योरी ये है जिसको माना जाता है कि ये एक्चुअल थ्योरी रही है। जाहिर दरअसल आपको हमने बताया रिटायर्ड पाकिस्तान आर्मी का लेफ्टिनेंट कर्नल था, लेकिन इसके बाद प्रेजेंट उस टाइम पे 2016-17 के बीच में 15 से भी ये आईएसआई का टॉप एसेट बन चुका था। आईएसआई के लिए काम कर रहा था, उसके लिए इंटेलिजेंस गैदरिंग करता था, एजेंट्स को हैंडल करता था, नेटवर्क बिल्डिंग करता था, इंटेलिजेंस नेटवर्क को बिल्ड करता था। और यहाँ पे हबीब जाहिर जो था उसका नेपाल जाना इसलिए हुआ था इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्योंकि उसे एक सोर्स का इनपुट मिला था, एक सोर्स से, कि एक बहुत बड़ा, एक बिग कैच के नाम से इसको यहाँ पर रिपोर्ट में बताया गया है कि नेपाल में आओ, नेपाल में तुम्हें एक बहुत बड़ा कैच, एक बहुत बड़ा कोई शख्स यहाँ मिलने वाला है, उसको पकड़वाया जाएगा और ये तुम्हारे लिए करियर के हिसाब से बहुत बड़ी चीज़ होगी। इस वजह से नेपाल पहुंचा था ये। और ये भी सामने आता है कि जो आदमी था जिसने जाहिर से कांटेक्ट किया था उसने यूके नंबर से कांटेक्ट किया था, लंदन के ही एक नंबर से कांटेक्ट किया था और इस आदमी से जाहिर पहले भी ओमान में 2 बार मिल चुका था। तो ये सारी चीज़ें थी, इस वजह से उसने इस शख्स के ऊपर भरोसा किया और लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब जाहिर नेपाल आने के लिए तैयार हो चुका था। और फाइनली ये ओवरऑल बताया जाता है कि ये आईएसआई का एक बहुत बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन था जिसकी वजह से नेपाल भेजा गया था हबीब जाहिर को, जिससे कि पाकिस्तान की सरकार पूरी तरह से मुकर गई थी और बाद में एक ये पूरी स्टोरी बना के उन्होंने दी थी। खैर जो भी हो, दोनों ही केस में, दोनों ही स्टोरीज में, दोनों ही थ्योरीज के अंदर ये बात फाइनल आती है सामने कि जाहिर जो था, हबीब जाहिर, पहले पाकिस्तान से ओमान पहुंचता है। करीबन 3 से 4 अप्रैल की वो तारीख बताई जाती है 2017 जब ये पाकिस्तान से ओमान पहुंचा और उसके बाद अगले दिन काठमांडू पहुंच जाता है। नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट पहुंचने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब जाहिर जब वहां पे उतरा है तो उसके बाद सामने ये आता है दोनों ही थ्योरीज में, दोनों ही स्टोरीज में, कि वहां पे उसकी मुलाकात हुई मार्क थॉमसन, जिसने उसे यूके से कॉल किया था, मेल किया था, उसे बुलाया था यहाँ पे, उसके एक एसोसिएट जिसका नाम था जावेद अंसारी। एक जावेद अंसारी नाम के शख्स से यहाँ पे मुलाकात हुई हबीब जाहिर की। जावेद अंसारी ने उसको यहाँ एक लोकल मोबाइल फ़ोन भी दिया जिससे कि वो अपनी फैमिली से पाकिस्तान में कांटेक्ट कर पाए, उन्हें बता पाए कि वो आखिर यहाँ पे सेफली पहुँच चुका है। तो ये सामने आया रिपोर्ट में कि जाहिर ने अपनी फैमिली को इन्फॉर्म भी किया कि वो नेपाल पहुँच चुका है और इनफैक्ट एक फ़ोटोग्राफ, एक उसकी फ़ोटो थी जो कि अभी आपको स्क्रीन पर भी दिख रही होगी, एक फ़ोटोग्राफ उसकी उसने भिजवाई जिसमें वो खड़ा हुआ है और उसके पीछे एक बुद्धा एयरक्राफ्ट जो है, बुद्धा एयरलाइंस का एयरक्राफ्ट जो है वो यहाँ पे पीछे दिखाई देता है। तो यहाँ काठमांडू एयरपोर्ट की उसकी वो तस्वीर उसने यहाँ पे क्लिक कराई और शायद ये तस्वीर जो थी वो जावेद अंसारी जो उसको शख्स मिला था उसी ने क्लिक की थी, हबीब जाहिर की। तो यहाँ पे ये तस्वीर जो थी वो उसने अपने फैमिली को, परिवार को भेजी, जो कि बाद में परिवार ने दिखाई भी है। ये तारीख बताई जाती है करीबन 6 अप्रैल की। अब 6 अप्रैल 2017 ये सब चीज़ें होने के बाद अंसारी जो था, जावेद अंसारी, वो कर्नल हबीब जाहिर को लेकर बोर्ड करता है बुद्धा एयरलाइंस की ये फ्लाइट जो पीछे उनके खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। ये फ्लाइट जो थी दरअसल यहाँ से इन लोगों को आगे जाना था गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सिद्धार्थनगर, नेपाल। सिद्धार्थनगर के लिए इनकी ये फ्लाइट होने वाली थी। काठमांडू से अभी सिद्धार्थनगर पहुँचते हैं। करीबन 25 किलोमीटर की आसपास की जो दूरी थी, यहाँ से ईस्ट ऑफ लुम्बिनी में पड़ता है सिद्धार्थनगर, तो 25 किलोमीटर की दूरी है मात्र वहाँ से, लुम्बिनी से सिद्धार्थनगर की। यहाँ की इनकी फ़्लाइट थी। जब ये फ्लाइट सिद्धार्थनगर पहुंची है, जिसमें जावेद अंसारी भी था, उसके साथ में लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब जाहिर था, पाकिस्तान आर्मी का, आईएसआई का। यहाँ उतरने के बाद, लैंड होने के बाद जाहिर ने अपनी फैमिली को एक बार फिर से उसी फ़ोन से मैसेज किया है और ये करीबन 1 बजे की बात बताई जाती है। 6 अप्रैल 2017 दोपहर के 1 बजे लुम्बिनी में ये जब पहुँच जाते हैं यहाँ पे, हबीब जाहिर ने अपनी परिवार को बताया। लेकिन इसके बाद ये जो उसका मैसेज था वो आखिरी मैसेज था एक तरह से, क्योंकि इसके बाद से उसका फ़ोन जो था, फैमिली का कहना है कि वो भी स्विच ऑफ हो चुका है। आज 2026 तक वो फ़ोन कभी ऑन नहीं हुआ है और ना ही हबीब जाहिर का कोई पता है। तो अब लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब जाहिर यहाँ से गायब हो चुका था, डिसअपीयर हो चुका था एक तरह से। उसके परिवार वालों ने जब सेम उसी नंबर पर जिससे उसके मैसेजेस आया करते थे, जिससे उसने वो तस्वीर भेजी थी, फोटोग्राफ भेजी थी, तो उस नंबर पर जब फैमिली ने दोबारा कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, जब बहुत समय निकल गया, तो वहाँ पे वो नंबर स्विच ऑफ जाता है। ये सब देखते हुए हबीब जाहिर के बेटे ने, जिसका नाम था साद, पाकिस्तान के रावलपिंडी में बताया जाता है, उसने रावत पुलिस स्टेशन के अंदर एक एफआईआर दर्ज कराई। साद ने यहाँ पे उस एफआईआर में ये लिखा था कि मेरे पिता जो हैं उन्हें नेपाल में रिसीव किया गया था एक जावेद अंसारी नाम के शख्स के द्वारा और उसके बाद उन्हें
सिद्धार्थ नगर लुम्बिनी ले जाया गया और मुझे ये शक है कि मेरे पिता को एबडक्ट किया है, मेरे पिता को किडनैप किया गया है एनिमी स्पाई एजेंसी के द्वारा। ऑफिसर्स ये कहते हैं कि जब भी पाकिस्तान इस तरह की बात करता है तो कहीं ना कहीं भारत की खुफिया एजेंसी की बात कर रहा होता है। तो ये एक पूरी जो एफआईआर थी वो रावत पुलिस स्टेशन रावलपिंडी में हबीब जाहिर के बेटे ने दर्ज करा दी। जैसे ये सारी चीज़ें होती हैं, पाकिस्तान ने कहना शुरू कर दिया कि RNW ने, रिसर्च एनालिसिस विंग रॉ ने हबीब जाहिर को, पाकिस्तान आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल जो कि रिटायर हो चुके थे, प्राइवेट जॉब की तलाश में थे, उन्हें किडनैप कर लिया है। भारतीय सरकार ने ये सारी जो लगातार आरोप लगाए जा रहे थे इन सबसे डिनाई किया और ये बिल्कुल कहा कि हमें नहीं पता है कि कर्नल हबीब जाहिर कहाँ हैं, किस तरह से गायब हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने ये सारी चीज़ें अब रिपीट करनी शुरू कर दी, जिस तरह से पाकिस्तान हमेशा करता है। वही आदत, वही हरकत हमेशा की शुरू की जाती है। ये बताया जाता है पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस के द्वारा कि उन्होंने तुरंत नेपाल से कांटेक्ट किया, नेपाल की फॉरेन मिनिस्ट्री से कांटेक्ट किया, उनसे रिक्वेस्ट की कि कर्नल हबीब जाहिर की लोकेशन, उनकी जो छानबीन है उसको किया जाए, उनकी सर्च में हमारी मदद की जाए। नेपाल की सरकार ने यहाँ पे तुरंत एक सरकारी जो स्पेशल एजेंसी थी, स्पेशल टीम थी, वो यहाँ पे बनाई जाती है कुछ ऑफिसर्स की। उन्हें लुम्बिनी भेजा जाता है, लुम्बिनी के आसपास के इलाकों में भेजा जाता है और रिपोर्ट ये बताती है कि CCTV चेक किए गए, होटल के रिकॉर्ड्स चेक किए गए, लोकल विटनेसेस को चेक किया गया, उनसे बातचीत की गई। और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का इस पे ये कहना है कि नेपाल की जो स्पेशल टीम बनी उसने काम तो यहाँ पे किया, नेपाल ने हमारी बात तो सुनी, कोऑपरेशन हमें मिला, लेकिन फिर भी जो स्पेशल टीम थी उसकी इन्वेस्टिगेशन ने कोई कॉन्क्रीट एविडेंस, कोई कॉन्क्रीट प्रोग्रेस हमें उस पर दिखाई नहीं दी। नेपाल की जो स्पेशल टीम थी उसने खास इस पर काम नहीं किया। पाकिस्तान ने यहाँ पे ये कहा, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद हबीब जाहिर के डिसअपीयरेंस के ये देखा गया कि पाकिस्तान ने मिलिट्री कोर्ट जो लगातार ट्रायल चला रही थी कुलभूषण जाधव की, अचानक से महज 4 दिन के बाद ही 10 अप्रैल की शायद वो बात थी, 6 अप्रैल 2017 को जाहिर की यहाँ से डिसअपीयरेंस हुआ है और उसके बाद 10 अप्रैल 2017 को पाकिस्तान ने यहाँ कुलभूषण जाधव को डेथ सेंटेंस, एस्पिनाज केस में डेथ सेंटेंस देने का निर्णय ले लिया। खैर ये जो निर्णय था पाकिस्तान का, हमने एक डिटेल वीडियो आपके लिए किया है कुलभूषण जाधव के केस के ऊपर, कैसे उन्हें किडनैप किया गया था ईरान से, तो वो ज़रूर आप देखिएगा, आपको बहुत जानकारी वहाँ से मिलेगी। तो उसमें बताया गया है साफ कि किस तरह से भारत ने ये जो डेथ सेंटेंस दी गई थी उसे ओवररूल कराया, उसे ओवरटर्न कराया। यहाँ पे ICJ में ये केस गया था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। ऐसा पहला एस्पिनाज का केस है जो ICJ में गया हो और वहाँ पे भारत की जीत हुई थी। तो वहाँ से हमने, खैर भारत ने स्विफ्टली, बहुत जल्दी ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाज़ा खटखटाया, अपील की वहाँ पे और जाधव की जो डेथ सेंटेंस थी उसको ओवरटर्न करा दिया था। जाधव यहाँ पे सेफ थे पूरी तरह से पाकिस्तान के अंदर। खैर ये सब चीज़ें जब चल रही थी इस समय, पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी बताती है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की और उस इन्वेस्टिगेशन में उनका ये कहना था कि जो मार्क थॉमसन जिस नाम से, जिस नंबर से यूके से वो कांटेक्ट करता था, तो शुरुआत में बताया गया था कि ये कांटेक्ट जो था वो यूके से होता था, लेकिन बाद में ISI ने और पाकिस्तान ने अपना स्टैंड चेंज किया और ये कहना शुरू कर दिया कि वो जो इन्वेस्टिगेशन हमने की उसमें सामने आया है कि ये जो नंबर है एक कंप्यूटर जनरेटेड इंटरनेट नंबर है। जो वेबसाइट है उसको भी खंगाला गया है, देखा गया, और उसका जो डोमेन है, जो वेबसाइट थी स्ट्रैटेजिक सॉल्यूशन कंसल्टेंसी की, यूके बेस्ड फर्म थी, इसका डोमेन जो है वो भारत से ऑपरेट कर रहा है। ये सारे आरोप जो थे ये लगाए गए सीधा पाकिस्तान के ISI के द्वारा भारत के ऊपर, RNW रॉ के ऊपर। खासकर ये भी कहा गया पाकिस्तान के द्वारा कि हमारे जो नेपाली सूत्र हैं, जो नेपाल के हमारे सूत्र हैं, जो वहाँ पे एजेंसीज काम कर रही हैं, उन्होंने और हमारी एजेंसी के मुताबिक ये हम बता रहे हैं कि जब लुम्बिनी एयरपोर्ट पर ये उतरे थे तो वहाँ पे कुछ लोग आए थे इन्हें रिसीव करने के लिए। वही लोग थे जिन्होंने इनके पूरे फ्लाइट के जो डिटेल्स थे, वो सारी चीज़ें, जो फ्लाइट बुकिंग्स थी, रिसेप्शन बुकिंग्स थी, होटल रिजर्वेशंस थे, टिकट बुकिंग थी, ये सारी चीज़ें की थी। और वो जो 3 लोग थे वो इंडियन नेशनल थे, वो भारतीय थे। ये बातें पाकिस्तान के द्वारा लगातार आरोप लगाए गए। खैर ये केस इस तरह से आगे चलता रहा, हबीब जाहिर का कोई अता पता कहीं पर चल नहीं रहा था। भारत ने इससे पूरी तरह से नकारा और ये बताया कि हमारा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। पाकिस्तान लगातार भारत के ऊपर आरोप लगाता रहा। अप्रैल 2017 में फॉरेन ऑफिस ने पाकिस्तान के अपनी ब्रीफिंग दी इस केस के ऊपर, और उस ब्रीफिंग में यहाँ पे स्पोक्स पर्सन जो है उस समय था नफीस ज़कारिया। नफीस ज़कारिया का ये कहना था पाकिस्तान के कि जो भी ईमेल्स हमने देखे हैं, यूके का वो नंबर देखा है, वो सब कुछ इंडिया ऑपरेटेड था। वो इंडिया ऑपरेटेड वेबसाइट थी जिससे ये सब कॉल और मैसेजेस आ रहे थे। कर्नल हबीब जाहिर को ट्रैप किया गया है और उसके बाद उन्हें जॉब का लालच देकर बुलाकर नेपाल में किडनैप कर लिया गया है। ये सारी चीज़ें एक तरफ पाकिस्तान अपने शख्स के लिए कहानी बता रहा था, लेकिन जब वहाँ पे जब ये खबर 2017 में चल रही थी और उस 2017 में ही
ये खबरें जब सामने बताई गई कि कुलभूषण जाधव को जो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने के बाद बॉर्डर के पास पाकिस्तान बुलाता है, उसके बाद जैश उल अदल के साथ उस सलाफी जिहादिस्ट ग्रुप के साथ में मिलकर मुल्ला उमर ईरानी के साथ मिलकर पाकिस्तान की एक टीम यहाँ कुलभूषण जाधव को वहां से किडनैप कर लेती है। और उस टीम का एक बहुत बड़ा हिस्सा था लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब जाहिर, जो कि अब नेपाल से गायब हो चुका है। तो यहाँ इस स्टेटमेंट पर भारत के पाकिस्तान का वही फॉरेन ऑफिस, वही स्पोक्स पर्सन जकारिया इसे मानने से मना कर देता है। कहता है कि नहीं, यहाँ पे कुलभूषण जाधव के केस में लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब जाहिर का कोई लेना देना नहीं था। तो ये एक तरह से डबल फेस जो है पाकिस्तान हमेशा अपना दिखाता है, और वो इस बार भी यहाँ पे उसने दिखाया था। खैर ये केस यहाँ से आगे बढ़ता है। कर्नल हबीब जाहिर के जो परिवार के लोग थे, उन्होंने पाकिस्तान से ही UN वर्किंग ग्रुप ऑन एनफोर्स्ड और इनवॉलंटरी डिसअपीयरेंसेस को पेटिशन भी भेजी। तो यहाँ पे उनको पेटिशन भेजी गई कि भाई आप पता लगाएं, बताएं, जांच करवाएं कि आखिर कहाँ गए ये जो लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब जाहिर थे। ये सारी चीज़ें हुई। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने वही रवैया अपनाया। 2019 में एक और मीडिया ब्रीफिंग की जाती है, उसमें भी यही लिंक्डइन की जो CV था, वेबसाइट जो थी, वो भारत से ऑपरेट थी। यही सब बातें रिपीट की गई, वही सारी बातें रिपीट होती हैं यहाँ पे। 2 साल बाद 2021 में मार्च के महीने में भी जब पाकिस्तान का एक नया स्पोक्स पर्सन आया फॉरेन ऑफिस का, नाम था जाहिद हफीज चौधरी, उसने भी यहाँ पे यही सारे स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस एक तरह से बताते हुए बताया कि भाई कि हम स्ट्रॉन्ग एविडेंस दे रहे हैं कि भारत की खुफिया एजेंसी RNW का इसमें काम है, ये उनके इशारे पर किया गया है। और इसमें इस बार इसने एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करके बता दी थी कि लुम्बिनी जो है वो 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है भारतीय बॉर्डर से, तो वहीं से जो गायब हुए हैं हबीब जाहिर, वो वहीं से हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें सेम यहीं पे यहाँ पे भी रिपीट की पाकिस्तान ने। इस बार 2021 मार्च में पाकिस्तान ने एक और चीज़ की थी कि ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन से अपील की कि आप रिलीज़ करवाएं, आवाज़ उठाएं अपनी हबीब जाहिर के रिलीज़ के लिए। लेकिन भारत की ऑफिशियल लाइन यही थी और हमने यही कहा, और ये सत्य भी था क्योंकि हमारी एजेंसीज भी लगातार जांच कर रही थी इस पूरे केस के बारे में। हमने अपना स्टैंड क्लियर रखा कि हमारे पास जाहिर की डिसअपीयरेंस की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, वो कहाँ गए हैं हमें नहीं पता। पाकिस्तान के सारे एलिगेशन बेसिकली एक प्रोपेगेंडा थे। और अगर आप देखें तो जो रिपोर्ट सामने आती हैं बाद में आज के समय पर, वो ये बताई जाती हैं कि लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब जाहिर पाकिस्तान का वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, आर्टिलरी ऑफिसर, जो कि ISI के साथ काम करने लगा था, दरअसल नेपाल किसी कैजुअल इंटरव्यू के लिए आया ही नहीं था। यहाँ पे ये ISI की तरफ से प्रॉपरली उसे भेजा गया था, एक एसेट के टॉप एसेट की तरह भेजा गया था, एक सेंसिटिव ISI मिशन के लिए। यहाँ वो नेपाल में आया था एक सेंसिटिव ISI मिशन के लिए, जिसके लिए उसे NOC भी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी ISI से ही मिला था। लेकिन जब वो गायब हुआ है यहाँ से, उसके बाद ISI ने फॉर्मली उससे डिस्टेंस अपना मेंटेन कर लिया, उसके बारे में पता करना भी उचित नहीं समझा। तो ये ओवरऑल पूरा केस था। डिस्टेंस मेंटेन यहाँ से ISI के द्वारा किया गया लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब जाहिर से, और उसके बाद ये सारी चीज़ें डाल दी गई किस पे कि RNW ने, रिसर्च एनालिसिस विंग ने, भारत ने हबीब जाहिर को किडनैप कर लिया। तो ये ओवरऑल एक केस जो आज भी अनसॉल्व्ड है। अगर आप इसको देखेंगे, सर्च करेंगे इसके बारे में, आप में से कई लोगों को पता होगा, और अगर नहीं पता है तो आज यहाँ पे पता चला। ये जो केस है आज भी अनसॉल्व्ड है। इस केस को इसी तरह से देखा जाता है कि एक पाकिस्तान आर्मी का रिटायर्ड ऑफिसर था, नेपाल आता है और यहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन इस केस का कुलभूषण जाधव केस के साथ में जो एक कोरिलेशन रहा, या फिर ये कहें कि वो सेम टाइमलाइन में दोनों केसेस रहे, कई सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बताई जाती हैं। और अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, जो भी आप समझते हैं, कमेंट बॉक्स में उसको उतारिए, कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए, बताइए कि आखिर क्या क्या वो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। इन दोनों केसेस का क्या कोई लेना देना था? क्या कुलभूषण जाधव की किडनैपिंग जो पाकिस्तान ने की, उसी तर्ज पर ये जो किडनैपिंग हुई है या जो गायब हुआ है लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब जाहिर, वो उस तरह से हुआ या फिर कुछ इसमें और अलग चीज़ें आपको समझ में आती हैं? सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। अगले एपिसोड में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए दीजिएगा नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।